तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 8 क्वेश्चन अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे आपको दिया हुआ है कंपाउंड 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन और इसके लिए हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स में जैसा कि हमने डिस्कस किया हमें फाइंड करना होगा Gi प्लस OI। तो सबसे पहले तो कंपाउंड में हम ये चेक करें कि कौन कौन सी आइसोमेरिज्म इस कंपाउंड में पॉसिबल है, Gi या OI और बोथ। आप ध्यान देना। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ध्यान देना, इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्योंकि देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जैसे कि हमने डिस्कस किया दो रिक्वायरमेंट्स होती है। सिस्टम वेयर रोटेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एंड व्हाट इज सिस्टम? इट इज सिंपली अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम इज रिस्ट्रिक्टेड। और ये भी मैंने आपसे कहा था देखो कि रिंग में यू कैन सेलेक्ट एनी टू एटम्स ऑफ द रिंग वेयर रोटेशन ऑफ वन एटम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड एटम इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड। तो यहां पर अगर बात की जाए तो यहां पर ये दो एटम्स आप ले सकते हैं। जहां पर अगर हम बात करें तो जैसे इसे मैं नंबर 1 और इसे मैं अगर नंबर 2 मार्क करता हूं तो फर्स्ट कार्बन का सेकंड कार्बन के रिस्पेक्ट में, या आप कह सकते हैं सेकंड कार्बन का फर्स्ट कार्बन के रिस्पेक्ट में रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है। और सेकंड रिक्वायरमेंट होती है सेलेक्टेड एटम्स, जहां पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है सिस्टम के सेलेक्टेड एटम्स पर यूनिट्स इंडिविजुअली डिफरेंट होना चाहिए। तो आप देखो यहां पर अगर बात की जाए तो यूनिट्स आर डिफरेंट, H एंड ब्रोमीन, और यहां पर भी यूनिट्स डिफरेंट है H एंड क्लोरीन। तो units are individually different on these selected atoms. So this set of two atoms 1 and 2 will be considered as a system for Gi where geometrical isomerism is possible. अब आप देखो इस कंपाउंड में Gi पॉसिबल है। अब अगर बात की जाए OI की तो ध्यान देना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है क्योंकि आप याद करें those compounds which have chiral carbon atoms always show optical isomerism। यहां पर अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड में C1 कार्बन को अगर आप चेक करेंगे तो C1 कार्बन इज कायरल, C1 कार्बन एटम इज कायरल एंड C2 कार्बन एटम इज आल्सो कायरल। यहां पर अगर बात की जाए तो आप देखिए C1 एंड C2 दोनों कार्बन एटम्स यहां पर कायरल कार्बन एटम्स हैं। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि इस कंपाउंड में Gi एंड OI दोनों पॉसिबल है। अब आप देखो दोनों पॉसिबल है तो क्वेश्चन है फिर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हम कैसे फाइंड करें। इस बात को समझना यहां पर ये जो क्वेश्चन प्रोफाइल में डिस्कस कर रहा हूं इस क्वेश्चन प्रोफाइल में नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करने के लिए जो की कंसेप्ट है, जो की पॉइंट है, वो की पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप ध्यान देना इस कंपाउंड में जरा आप देखिए जो यहां पर हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सेट ऑफ एटम सेलेक्ट किए थे C1 एंड C2। हमने कहा C1 C2 इज अ सेट ऑफ एटम्स वेयर रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड मतलब C1 C2 एज अ होल इज अ सिस्टम फॉर Gi। और ध्यान देना जिन एटम्स का सेट हमने Gi के लिए सेलेक्ट किया अगर आप चेक करेंगे तो वही एटम्स कायरल कार्बन भी है। जिन सेट ऑफ टू एटम्स को हमने Gi के लिए सेलेक्ट किया C1 C2 को, वही दो एटम्स अगर आप देखेंगे तो कायरल कार्बन भी है। तो फिर तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर Gi का सिस्टम और OI का जो सिस्टम है वो कॉमन हो चुका है। कॉमन साइड पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का केस बन रहा है। और अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कॉमन साइड पर Gi और OI का केस बन रहा है तो फिर तो इसके अकॉर्डिंग ये एकदम क्लियर है कि इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो कॉमन आइसोमर्स होंगे। मतलब जो ऑप्टिकल आइसोमर होगा वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा होगा। क्या बात समझ में आ रही है? या आप कह सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा होगा क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए तो दोनों आइसोमेरिज्म के लिए जो सिस्टम है वो कॉमन हो चुका है। जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सिस्टम के टर्मिनल्स हैं, सिस्टम के दो टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल्स हम कैसे कह रहे हैं? सिस्टम के दो टर्मिनल्स हमने कैसे कहा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सेलेक्टेड सिस्टम के दो टर्मिनल्स हम कैसे कह रहे हैं? उन्हीं दो एटम्स को कह रहे हैं जो हमने सेट ऑफ टू एटम सेलेक्ट किया है रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होने के लिए। मतलब इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो C1 C2 कार्बन, तो C1 C2 कार्बन इज अ सेट ऑफ टू एटम्स वेयर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। और इन्हीं दो एटम्स को कहते हैं टर्मिनल्स ऑफ द सिस्टम। और यही दो टर्मिनल सिस्टम के जो Gi के सिस्टम के दो टर्मिनल्स हैं
ये टर्मिनल्स आप कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के सिस्टम भी है, क्योंकि यही तो कार्बन कायरल कार्बन भी है। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे वो कॉमन आइसोमर्स होंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो जैसे मैंने आपसे कहा था कि इस कंपाउंड के लिए अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाऊं, ध्यान देना, इस कंपाउंड के लिए अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाऊं तो उनमें थियोरेटिकल डिफरेंस क्या होगा, सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। जैसे एक अरेंजमेंट को आप ई कह सकते हैं, तो एक सिस्टम के अबाउट एक अरेंजमेंट अगर ई है तो दूसरा जेड हो जाएगा, या फिर आप सिस ट्रांस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एक अगर से सिस है तो दूसरा ट्रांस हो जाएगा। अब आप देखो, अगर मैं यहां पर इस सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का अरेंजमेंट चेंज करता हूं, इस सिस्टम के अबाउट अगर मैं यूनिट्स का अरेंजमेंट चेंज करता हूं, एच और ब्रोमीन का या एच क्लोरीन का रिलेटिव अरेंजमेंट दोनों टर्मिनल्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर मैं यहां पर यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज करता हूं तो इससे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में चेंज आएगा, राइट? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में सिस्टम के अबाउट यूनिट्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होगा, तो जैसे मैं यूनिट्स का अरेंजमेंट चेंज करूंगा मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेंज होगा। और अब आप ध्यान देना, अगर मैं इस सिस्टम के इस टर्मिनल पर यूनिट्स का अरेंजमेंट चेंज करता हूं फॉर जीआई, तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर अगर मैंने यूनिट्स का अरेंजमेंट चेंज किया तो इट विल आल्सो अफेक्ट द अरेंजमेंट अबाउट दिस कायरल कार्बन। इस कायरल कार्बन के अबाउट भी तो यूनिट्स में चेंज आ जाएगा ना, वहां भी तो यूनिट्स के अरेंजमेंट में चेंज आएगा ना। मतलब अगर मैं यहां पर यूनिट्स का अरेंजमेंट चेंज करता हूं फॉर सिस ट्रांस, तो उससे इस कार्बन पर जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें भी चेंज आएगा। तो क्योंकि यहां पर साइट्स कॉमन है तो आइसोमर्स भी कॉमन रहेंगे। अब क्वेश्चन है, देखो ये इसका की कांसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ आइसोमर्स को इजीली फाइंड कर पाएंगे। अब क्योंकि यहां पर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स कॉमन है, क्योंकि कॉमन साइट्स हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होना चाहिए, मैं आपको दो तरीके बताता हूं। पहला तरीका जो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप यूज करना चाहिए आपको, सबसे पहले इस कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आप बना लें, मतलब ड्रॉ करें आप डायरेक्टली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब आप देखो, इस कंपाउंड के लिए अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं, ध्यान देना, इस कंपाउंड के लिए अगर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करते हैं तो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए एक सिस्टम प्रेजेंट है, C1C2 सिस्टम। और क्या हम बात कर सकते हैं, एक सिस्टम के अबाउट दो ही अरेंजमेंट हो सकते हैं, दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। अगर एक को आप सिस कहते हैं तो दूसरा ट्रांस हो जाएगा, या एक को अगर आपने ई कहा तो दूसरा जेड हो जाएगा। और ध्यान दें, यहां पर अगर बात की जाए तो देखो एक अरेंजमेंट तो आप ये ले सकते हैं, सपोज हाइड्रोजन ऑन दिस कार्बन इज ऑन वेज एंड ब्रोमीन इज ऑन डैश। एक अरेंजमेंट हमने ये लिया है, हाइड्रोजन ऑन वेज एंड ब्रोमीन ऑन डैश। और इस कार्बन पर C2 कार्बन पर सपोज हमने अरेंजमेंट लिया जिसमें हाइड्रोजन वेज पर है, हाइड्रोजन इज ऑन वेज एंड क्लोरीन इज ऑन डैश। ये यहां पर हमारे पास आप कह सकते हैं दिस इज वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर द कंपाउंड। और अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं इट इज जेड कॉन्फ़िगरेशन, या आप कह सकते हैं इट इज सिस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कॉमन यूनिट्स हाइड्रोजन्स आर ऑन सेम साइड। दोनों हाइड्रोजन वेज पर हैं, मतलब दोनों हाइड्रोजन आप कह सकते हैं अबव द प्लेन ऑफ रिंग है, और दोनों हाइड्रोजन अगर सेम साइड है अबव द प्लेन ऑफ रिंग तो सेम साइड होंगे। कॉमन यूनिट्स अगर सेम साइड है तो दैट विल बी सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो आप कह सकते हैं ये कंपाउंड यहां पर सिस कॉन्फ़िगरेशन वाला कंपाउंड है, सिस आइसोमर है, या आप EZ के रिस्पेक्ट में इसको Z भी कह सकते हैं। तो ये कंपाउंड हमारे पास हो गया सिस। और इसी सिस्टम के बाद हमारे पास एक अरेंजमेंट और भी होगा एंड दैट विल बी ट्रांस। तो अगर मैं इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करता हूं तो मेरे पास यहां पर कंपाउंड के लिए दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अवेलेबल हैं। सपोज हाइड्रोजन इज अगेन ऑन वेज एंड क्लोरीन इज ऑन डैश। और अब यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर ब्रोमीन अब वेज पर है और हाइड्रोजन डैश पर। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं नाउ हाइड्रोजन्स आर अक्रॉस द सिस्टम, वन इज ऑन वेज दैट इज अबव द प्लेन ऑफ रिंग एंड अदर इज ऑन डैश दैट इज बिलो द प्लेन ऑफ रिंग। और अगर सिमिलर यूनिट्स अक्रॉस द सिस्टम है तो इट विल बी ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये यहां पर हो जाएगा ट्रांस, दिस इज ट्रांस। और इसकी अगर बात की जाए तो ये यहां पर है सिस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो टेक्निक के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं कि टेक्निक में हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल की साइड्स कॉमन है तो आइसोमर्स भी कॉमन होंगे। और इसके लिए फिर नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करने के लिए पहली टेक्निक में डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें मैंने आपसे कहा कि इस कंपाउंड के सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लेंगे। तो इस कंपाउंड के लिए ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, क्योंकि जीआई का अगर इसमें एक ही सिस्टम है तो एक सिस्टम के अबाउट तो दो ही अरेंजमेंट हो सकते हैं, वन इज सिस अदर विल बी ट्रांस। या आप EZ के रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं वन इज जेड
एंड अदर इज ई। अब आप देखो ये तो गए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपसे अगर पूछा जाए कि इस कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना होंगे तो आंसर है 2। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे वो ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो कर रहे होंगे क्योंकि साइड्स कॉमन है। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है अगर वो ही ऑप्टिकल आइसोमर है तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं अगर यही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो कर रहे हैं तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, डेक्स्ट्रो, लिवो एंड मीजो। अगर इनमें COS एंड POS एब्सेंट होंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और अगर COS POS सिमेट्री एलिमेंट कोई भी प्रेजेंट हुआ तो वो मीजो आइसोमर हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं जिस कंपाउंड को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हैविंग 2 chiral कार्बन एटम्स एंड द कंपाउंड इज अनसिमेट्रिकल। ध्यान देना इस कंपाउंड में IUPAC नंबरिंग के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां से स्टार्ट करके अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूं या यहां से स्टार्ट करके अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। और याद करो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए मीजो आइसोमर पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड के जो भी ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे वो सब कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वही ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। वही ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों है, क्योंकि साइड कॉमन है। तो फिर तो मैं कह सकता हूं कि ये कंपाउंड जो होंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, क्योंकि इनमें अगर आप चेक करेंगे तो COS एंड POS एब्सेंट है। और ध्यान देना अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर तो मैं बात कर सकता हूं इफ दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव इट विल बी ईदर डेक्स्ट्रो और लिवो एंड व्हाटएवर इज इट। अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो लिवो हो जाएगा, और या फिर अगर ये लिवो हुआ तो मिरर इमेज डेक्स्ट्रो हो जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं सेकंड कंपाउंड की बात करूं तो इसमें भी COS एंड POS एब्सेंट है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर तो मुझे इसका भी मिरर इमेज काउंट करना होगा। और इसका मिरर इमेज में मुझे इसलिए काउंट करना होगा क्योंकि ये अगर डेक्स्ट्रो है तो मिरर इमेज लिवो होगा और ये अगर लिवो है तो मिरर इमेज डेक्स्ट्रो होगा। इसका मतलब इस कंपाउंड के लिए अगर ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात की जाए तो ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे 4, these 2 and their mirror images। क्या बात समझ में आ रही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हमें मिरर इमेज लेना ही नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में तो मिरर इमेज लेना ही नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में तो हम बात करते हैं कि एक सिस्टम के अबाउट यूनिट्स का रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज होना चाहिए, एरियल डिस्टेंस पे चेंज होना चाहिए। तो वो तो हमारे पास ये 2 ही है, सिस एंड ट्रांस। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि अगर हमसे ये पूछा जाए, देखो अगर हमें ये पूछा जाए नंबर ऑफ GI तो आंसर हो जाएगा 2। और अगर हमें पूछा जाए नंबर ऑफ OI तब भी इसमें आंसर हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ OI अगर हमें पूछा जाए तो नंबर ऑफ OI हो जाएगा इसमें 4, नंबर ऑफ GI तो 2 और नंबर ऑफ OI की अगर बात की जाए तो 1, 2 एंड देयर मिरर इमेजेस टोटल 4। अच्छा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 हो गए, ऑप्टिकल आइसोमर्स 4 हो गए। अब अगर आपसे पूछा जाए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, अगर आपसे इसमें पूछा जाए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स तो आंसर क्या आएगा। क्या इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स में GI प्लस OI के अकॉर्डिंग क्या आप इसमें 2 + 4 6 आंसर देंगे। ध्यान देना क्या इसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 6 होगा। ध्यान देना आंसर इज नो, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 6 नहीं होगा। ध्यान देना ये स्टूडेंट्स बहुत कॉमन एरर करते हैं इस क्वेश्चन में कि 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं तो 2 + 4 जल्दीबाजी में 6 आंसर दे दिया। आप सोचिए यहां पर आंसर 6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम इसमें 2 + 4 कर रहे हैं तो ध्यान दें ये जो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने यहां पर काउंट किए हैं, क्या मैं कह सकता हूं इन 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी तो काउंट हो चुके हैं ना। क्या मैं कह सकता हूं ये 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स, आप तो ऐसा सोचिए कि 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हमने आप काउंट किए वो कौन से हैं, ये 2 और 2 इनके मिरर इमेज। तो अगर मैं इन 2 को ऑप्टिकल आइसोमर्स पे काउंट कर रहा हूं तो ये 2 कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी तो हैं। इसका मतलब ये जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 हमने यहां पर लिए हैं वो ऑप्टिकल आइसोमर्स में तो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। इनफैक्ट ये 2 तो काउंट हुए ही हैं और इन 2 के मिरर इमेज भी हमने काउंट किए हैं। तो यहां पर आंसर 2 + 4 नहीं होगा, यहां पर आंसर कितना हो जाएगा 4। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई। और अभी भी किसी को कंफ्यूजन अगर है तो अगर आपको लगता है नहीं सर 2 + 4 तो 6 आइसोमर्स होना चाहिए तो आप इसको ऐसे समझिए कि 6 आइसोमर्स अगर होंगे तो 6 आइसोमर्स बना लो, कौन से होंगे फिर ऑन द पेपर हम उसको बना लें, क्योंकि जितने भी आइसोमर्स हम काउंट कर रहे हैं उतने आइसोमर्स बनने चाहिए। तो जरा आप देखो एक तो ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, एक इसका मिरर इमेज, एक इसका मिरर इमेज, 4 तो ये हो गए, बाकी 2 कौन से होंगे। क्योंकि अगर आप बाकी 2 GI के बारे में सोच रहे हैं
तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं ना। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि सिस एंड ट्रांस दीज आर टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। और अगर मैं ऑप्टिकल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो सिस के मेरे पास दो फॉर्म्स होंगे, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, और ट्रांस के भी मेरे पास दो फॉर्म्स होंगे, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, क्योंकि ये जो सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो फिर इनके मिरर इमेज भी काउंट करेंगे। तो इस तरह से अगर मैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की बात करूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इनफैक्ट यहां पर ये कह सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए मैं ये स्टेटमेंट भी दे सकता हूं कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ध्यान देना, यहां पर अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड को देखकर क्या मैं ये कह सकता हूं, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऐसा क्यों, हम इस कंपाउंड के लिए ऐसा क्यों बोल पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्वेश्चन है इसमें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी पॉसिबल है, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स में ऑप्टिकल प्लस जीआई भी तो काउंट होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें तो जीआई भी पॉसिबल है। तो क्या मैं कह सकता हूं, जो हम टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, जो हम टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, इन 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स में, इन टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स में जीआई भी तो इंक्लूड हो चुका है ना, इन 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स में जीआई भी तो इंक्लूड हो चुका है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ऐसा हो सकता है इस कैटेगरी के कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू नंबर ऑफ जीआई? आंसर है नो। देखो, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू नंबर ऑफ जीआई इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो जीआई होंगे वो तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, लेकिन उन जीआई की अगर बात की जाए जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं तो उनके मिरर इमेज भी तो काउंट करने पड़ेंगे ना। तो मिरर इमेज इंक्लूड करने के लिए हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स वाला काउंट लेना पड़ेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। और क्या मैं कह सकता हूं, इसमें जीआई को अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में जीआई भी इंक्लूड हो चुका है। और अब आप ध्यान देना, अगर यहां पर हम ये इस कंपाउंड के, इस कैटेगरी के कंपाउंड के लिए बोल पा रहे हैं जहां पर जीआई और ओआई की साइड कॉमन है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, अगर ये हम बोल पा रहे हैं तो फिर तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये हो गया कि मैंने आपको बोला कि पहले तो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लो और फिर आप चेक कर लो कि जो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं उनके मिरर इमेज भी काउंट कर लो, क्योंकि यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स कॉमन आइसोमर्स हैं, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो मीजो आइसोमर हो जाएगा। तो एक्टिव का मिरर इमेज ले लो और जो इनएक्टिव है उसको मीजो काउंट कर लो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा आप देखो कि अगर हमने ये कहा कंसेप्चुअली कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो फिर तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं इस कंपाउंड के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स को डायरेक्टली कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अप्लाई कर दूं। आप ध्यान देना, अगर मैं इस कंपाउंड के लिए ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दूं, ध्यान देना, अगर मैं इस कंपाउंड के लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड करने का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दूं तो कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है। याद करो, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए D प्लस L आइसोमर्स होते हैं 2 टू पावर n। तो फिर तो डायरेक्ट मैं यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं 2 टू पावर n। एंड व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ कायरल कार्बन। यहां पर नंबर ऑफ कायरल कार्बन 2 है तो इट विल बी 2 टू पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। और अगर इस कंपाउंड के लिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने 4 आइसोमर्स, 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट किए, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर इसके लिए हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स तो 4, और अगर हमें पूछा जाए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स तो वो भी आएगा 4, क्योंकि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये डाउट तो नहीं हो रहा है कि सर वो जीआई कहां गया? क्या मैं कह सकता हूं ये जो टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स हमने कैलकुलेट किए हैं, इन 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स में जीआई तो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो चुके हैं। तो ये एक सेकंड टेक्निक हो सकती है, आप डायरेक्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तब भी आप टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर दिस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है इसमें 1,2-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, और इस कंपाउंड के लिए भी फिर से वही हमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड करने हैं। तो पहले तो आप ये चेक करो कि इसमें जीआई और ओआई में कौन कौन सी आइसोमरिज्म पॉसिबल है। ध्यान देना, अगर हम बात करें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो यस इट इज पॉसिबल
because again this compound is having this set of two atoms, say 1 and 2, where rotation of one atom with respect to second atom is restricted, and units on both the selected atoms are individually different. These are the two requirements for GI. तो दोनों requirements यहाँ पर GI की fulfill होती है, ये compound GI show करेगा. और अगर बात की जाए OI की, तो फिर से आप ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो C1C2 कार्बन है, क्या मैं कह सकता हूँ ये कार्बन कायरल कार्बन भी तो है, यही कार्बन कायरल कार्बन भी तो है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, बिकॉज ऑल दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव कायरल कार्बन एटम्स ऑलवेज शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो फिर तो यहाँ पर इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है. सो दिस कंपाउंड विल शो बोथ GI एंड OI. अब जरा आप ध्यान देना, देखो इस कंपाउंड में GI एंड OI दोनों पॉसिबल है. और क्या मैं कह सकता हूँ, फिर से आप देखो, जो GI के लिए हमने सिस्टम सेलेक्ट किया है, सिस्टम के दोनों एटम्स जो हैं वही कायरल कार्बन भी है, मतलब यहाँ पर फिर से GI और OI कॉमन आइसोमर्स होंगे, मतलब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे वही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करेंगे. तो अब मैं इसमें टेक्निक नंबर 1 इसमें अप्लाई करता हूँ नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करने के लिए. और फर्स्ट टेक्निक में मैंने आपसे क्या कहा, पहले इस कंपाउंड के लिए जो पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं आप तो वो बना लो, डायरेक्ट ड्रॉ कर लो. तो फिर तो आप देखो इस कंपाउंड के लिए अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करता हूं, suppose chlorine is on wedge and hydrogen is on dash, and again chlorine is on wedge and hydrogen is on dash. ये तो मेरे पास हो जाएगा cis isomer, ये तो हो जाएगा cis isomer, common units are on same side. और अब second compound में suppose chlorine is on wedge and hydrogen on dash on first carbon. और अब second carbon पर ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन को wedge और क्लोरीन को डैश पर ले लेते हैं. ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जिसे आप बोल सकते हैं ट्रांस. ये तो हो गए देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. अगर मुझे कहा जाए, अगर मुझे इस कंपाउंड के लिए कहा जाए नंबर ऑफ GI, तो आंसर हो जाएगा 2. इस कंपाउंड के लिए अगर मुझे कहा जाए नंबर ऑफ GI, तो आंसर हो जाएगा 2, एक सिस और एक ट्रांस. और अब अगर बात की जाए ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो क्या मैं कह सकता हूं जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहां पर ड्रॉ किए हैं यही ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हैं, और इनमें से जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उनके तो हमें मिरर इमेज लेने हैं डेक्स्ट्रो लिवो के लिए, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे वो हो जाएंगे मीजो आइसोमर. तो ध्यान देना, क्या मैं बात कर सकता हूं सिस, ये जो सिस आइसोमर है इसे हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के रेस्पेक्ट में कहेंगे मीजो. क्यों कहेंगे मीजो, समझ में आ रहा है? क्योंकि जरा देखो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. अगर आप इसे यहां से कट करेंगे तो ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज बन जाएगा, तो फिर तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो फिर तो इसी कंपाउंड को हम कह सकते हैं कि यही कंपाउंड यहां पर मीजो भी होगा. दिस कंपाउंड इज मीजो आल्सो. क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप याद करो मीजो कंपाउंड क्या होता है, मोर देन वन कायरल कार्बन विद सिमेट्री एलिमेंट इज कॉल्ड मीजो आइसोमर. तो दिस कंपाउंड इज हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन. यहाँ पर C1C2 कार्बन एटम्स आर कायरल, सो मोर देन वन कायरल कार्बन विद सिमेट्री एलिमेंट will be called meso isomer. तो फिर ये कंपाउंड आप कह सकते हैं GI के रेस्पेक्ट में तो सिस आइसोमर है और ऑप्टिकल के रेस्पेक्ट में मीजो आइसोमर है. तो इसका मतलब जो सिस है वही मीजो है, कॉमन आइसोमर, क्योंकि साइड्स कॉमन है. अब जरा देखो ट्रांस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसमें COS एंड POS एब्सेंट है. और ध्यान देना अगर इसमें COS एंड POS एब्सेंट है तो फिर तो ये कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव. और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर तो हमें इसका मिरर इमेज भी काउंट करना होगा, क्योंकि अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव में डेक्स्ट्रो आइसोमर है तो इसका मिरर इमेज लीवो को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर अगर ये लीवो आइसोमर हुआ तो मिरर इमेज डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करेगा. तो इस तरह से ट्रांस की अगर बात की जाए तो ट्रांस का एग्जिस्टेंस हमें मिलेगा दो फॉर्म में, ट्रांस डेक्स्ट्रो एंड ट्रांस लीवो. क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा अब देखो जैसे हमने ट्रांस का मिरर इमेज लिया, क्या हम सिस का भी मिरर इमेज लेंगे? आंसर है नो, क्योंकि मिरर इमेज तो उसी का कंसीडर करेंगे ना जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जबकि सिस की अगर बात की जाए तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट इज मीजो आइसोमर. अगर आप कहेंगे कि इसका मिरर इमेज लिया जाए तो आंसर है दैट विल रिप्रेजेंट होमोमर, क्योंकि आप करो मीजो आइसोमर का मिरर इमेज या किसी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज होता है वो आइडेंटिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है, होमोमर को रिप्रेजेंट करता है. तो यहां पर अगर बात की जाए, अब जरा देखो
अगर हमें पूछा जाए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हमने कहा भाई आंसर है 2। अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स तो आंसर हो जाएगा 3। समझ में आ रहा 3 कैसे? एक डेक्स्ट्रो, एक लीवो और एक मीजो। और अब अगर आपसे पूछा जाए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, अगर आपसे पूछा जाए टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, बोलिए आंसर क्या होगा? 3 + 2 5 या ओनली 3? तो आंसर है 3, क्योंकि जितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे उतने ही टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। ये डाउट तो नहीं आ रहा है कि 3 क्यों का, ज्योमेट्रिकल को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? क्या हम बात कर सकते हैं जो 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं, एक ये, एक इसका मिरर इमेज और एक ये जो 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स हम काउंट कर रहे हैं, इन्हीं 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स में सिस ट्रांस भी तो इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि जिसे हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में इन 3 में क्या मैं कह सकता हूं एक मीजो भी है। तो अगर हमने ऑप्टिकल में मीजो को काउंट किया है तो जो ऑप्टिकल में मीजो है वही तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के रिस्पेक्ट में सिस भी तो है। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो इंक्लूड हो चुके हैं। तो इस तरह से यहां पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएगा 3। देखो फिर से वही कंडीशन आ गई, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो फिर से वही, अब मैं बात कर रहा हूं सेकंड टेक्निक की, टेक्निक नंबर 2। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन प्रोफाइल के लिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल टू नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो फिर तो हम डायरेक्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स में आप कह सकते हैं D+L। देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करना है तो एक तो पहला पॉइंट तो ये कि कंपाउंड सिमेट्रिकल है। इस बार आप देखो कंपाउंड सिमेट्रिकल है क्योंकि आप यहां से नंबरिंग करके क्लॉकवाइज मूव करें या यहां से नंबरिंग करके एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, दोनों ही केस में नंबरिंग आपको सेम मिलेगी। सिमेट्रिकल कंपाउंड है और इसके लिए हम बात करें तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इज 2 और 2 कार्बन है, मतलब यहां पर हम कह सकते हैं इट इज इवन नंबर। तो याद करो सिमेट्रिकल कंपाउंड में इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन के लिए जो फॉर्मूला सजेस्टेड है वो D+L के लिए तो सजेस्टेड है 2n-1, so it is 2 that is equal to 2 और 2 में हम कह सकते हैं 1 will be dextro and other will be LIGO। और क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इसके लिए मीजो भी पॉसिबल होगा। और अगर हम मीजो आइसोमर की बात करें तो जाएगा 2n/2-1। इवन नंबर ऑफ कायरल कार्बन के लिए मीजो काउंट करने के लिए ये फॉर्मूला होगा 2n/2-1, so it will be 2/2-1 that is 2/0 that is equal to 1, so 1 मीजो। तो इस कंपाउंड के लिए हम कह सकते हैं एक डेक्स्ट्रो, एक लीवो और एक मीजो, मतलब टोटल 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। और क्या मैं कह सकता हूं अगर इसके लिए टोटल 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स भी 3 होगा। क्या मैं कह सकता हूं क्योंकि इन 3 आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10th हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया है 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। ये कंपाउंड हमें दिया हुआ है 1,3-डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। और अब आप ध्यान देना, इस कंपाउंड के लिए अगर हमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड करना है तो फिर से वही Gi + OI। आप चेक करो Gi और OI, पहले तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हम चेक कर लें। देखो इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है क्योंकि यहां पर अगर बात की जाए तो 1 and 3, ध्यान देना 1 and 3 is a set of 2 atoms where rotation of one atom with respect to second atom is restricted। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि C1 C3 can be selected as a system for Gi। और ये आप याद करो, ये भी मैंने डिस्कस किया है कि Gi के लिए जब हम सेट ऑफ 2 एटम्स सेलेक्ट करते हैं तो वो सेट ऑफ 2 एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड हो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। उन 2 एटम्स के बीच में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, दैट इज कंपलसरी कंडीशन। बट वो डायरेक्टली बॉन्डेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि C1 को C2 के साथ में लेना होगा, आप C1 C3 भी ले सकते हो, राइट। और ये हमने Gi के लिए क्यों सिस्टम सेलेक्ट किया है क्योंकि C1 का C3 के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। और दोनों सेलेक्टेड एटम्स पर अगर आप यूनिट्स चेक करो तो यूनिट्स भी इंडिविजुअली डिफरेंट है। यहां पर अगर मैं यूनिट की बात करूं तो 1 इज क्लोरीन अदर इज H, और यहां पर अगर बात की जाए तो 1 इज क्लोरीन अदर इज H। तो इस कंपाउंड में Gi पॉसिबल है। अच्छा बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की। ध्यान देना इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है।
इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। क्या मैं कह सकता हूं इस कंपाउंड में कायरल कार्बन नहीं है, नन ऑफ द कार्बन एटम इज कायरल। देखो ये CH2 कार्बन है, ये CH2 कार्बन है, और इस कार्बन के लिए आप कह सकते हैं H एंड क्लोरीन, ये दो यूनिट तो डिफरेंट है, लेकिन जब इस कार्बन के लिए बाकी की दो यूनिट्स के लिए आप रिंग के दो पार्ट्स को कंपेयर करोगे तो ये पार्ट और ये पार्ट यहां पर कॉमन आएगा, तो इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अब देखो कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो इस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। लेकिन आपके माइंड में एक पॉइंट ये आ सकता है कि सर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कायरल कार्बन का होना जरूरी है क्या? तो ऐसा नहीं है। देखो हमने डिस्कस किया है विच कंपाउंड्स कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो एक तो मैंने आपसे कहा था दोस कंपाउंड्स विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म व्हिच हैव कायरल कार्बन, वो तो हमेशा ही शो करेंगे, लेकिन जिनमें कायरल कार्बन ना हो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाए, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनमें COS एंड POS एब्सेंट हो। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इस कंपाउंड में बोल रहा हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, राइट, तो देखो पहले ऐसा करते हैं इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लेते हैं। पहले यहां पर इस कंपाउंड के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लेते हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए आप ध्यान देना, एक केस तो मैं ले लेता हूं, इसमें सपोज क्लोरीन इज ऑन वेज एंड हाइड्रोजन इज ऑन डैश ऑन दिस कार्बन, और C1 कार्बन के लिए भी मैंने क्लोरीन को वेज पर और हाइड्रोजन को डैश पर ले लिया है, तो दिस इज सिस आइसोमर, ये तो हो जाएगा सिस आइसोमर। ट्रांस की अगर बात की जाए, यहां पर मैंने क्लोरीन को वेज और हाइड्रोजन को डैश लिया है, तो अब ऐसा करते हैं यहां पर वेज पर हाइड्रोजन और डैश पर क्लोरीन को ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा कंपाउंड ट्रांस। सिमिलर यूनिट्स अक्रॉस द सिस्टम, ये तो हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब मैंने कहा इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, किस बेसिस पर? अच्छा देखो, अगर इस कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हुआ तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे वही ऑप्टिकल आइसोमर्स भी होंगे। चलिए चेक करते हैं। इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो क्या मैं कह सकता हूं दिस सिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ध्यान देना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। अब जरा देखो, इस कंपाउंड में अगर आप यहां से इसको ऐसे कट करेंगे तो दिस अपर पार्ट विल बी मिरर इमेज ऑफ लोअर पार्ट, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो क्वेश्चन है कि ये अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो क्या मैं इसको मीजो कह दूं? ध्यान देना, ये मीजो नहीं है, ऑल्दो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड मीजो, क्योंकि यात्रा मीजो होने के लिए सिमेट्री एलिमेंट के साथ साथ मोर देन वन कायरल कार्बन भी तो होना चाहिए ना, तो कायरल कार्बन तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है ना। क्या ये कार्बन कायरल है? क्या ये कार्बन कायरल है? नो। देखो इस कार्बन के लिए ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो नन ऑफ द कार्बन एटम इज कायरल, और अगर इसमें कायरल कार्बन नहीं है तो फिर तो ये मीजो तो नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, अगर हमने कहा कि इसमें कायरल कार्बन नहीं है मतलब ये मीजो नहीं हो सकता, और अगर इसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है मतलब ये डेक्स्ट्रो भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेक्स्ट्रो के लिए तो COS एंड POS एब्सेंट होना चाहिए। तो देखो ये कंपाउंड अगर मैं बात करूं तो इट कैन नॉट बी मीजो, दिस कंपाउंड कैन नॉट बी मीजो, क्योंकि मीजो के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी है। हमने कहा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मतलब ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो भी नहीं हो सकता, और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो फिर तो ये कंपाउंड लीवो भी नहीं हो सकता। अब आप सोचिए, अगर ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो भी नहीं है, लीवो भी नहीं है, मीजो भी नहीं, तो फिर क्या है? एक्चुअली ये ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं है। और इसी तरह से इसकी भी अगर हम बात करें तो ध्यान देना, इस केस में भी आप कह सकते हैं सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट, COS एंड POS प्रेजेंट, यहां भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर आप यहां पर सेंटर में एक पॉइंट मार्क करेंगे, इमेजिनरी पॉइंट अगर आप कंसीडर करेंगे, तो उससे पास होने वाली हर स्ट्रेट लाइन पर आपको यूनिट्स सेम मिलेगी, और अगर आप इसे ऐसे कट कर देंगे तो आपको इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। और अगर इसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, ध्यान देना, अगर इसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है मतलब ये कंपाउंड भी डेक्स्ट्रो तो नहीं हो सकता, लीवो भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेक्स्ट्रो लीवो के लिए तो COS एंड POS एब्सेंट होना चाहिए। और अब आप ध्यान देना, सिमेट्री एलिमेंट तो इसमें प्रेजेंट है लेकिन ये कंपाउंड भी मीजो नहीं हो सकता, क्योंकि मीजो होने के लिए मोर देन वन कायरल कार्बन का होना जरूरी है, जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो अब आप देखो, ये डेक्स्ट्रो भी नहीं है, लीवो भी नहीं है, मीजो भी नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं है। तो यही मैंने आपसे कहा, दिस कंपाउंड इज नॉट शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। अब अगर बात की जाए इस कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ GI, अगर हम बात करें कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ GI तो आंसर है 2। नंबर ऑफ OI, नंबर ऑफ OI की अगर बात की जाए तो आंसर इसमें 0, और अगर बात करें टोटल SI, टोटल स्टीरियो आइसोमर, तो आंसर हो जाएगा 2। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट
नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द गिवन कंपाउंड्स। तो ये मैंने टोटल 11 कंपाउंड्स डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, जिनके थ्रू आप कंपाउंड्स पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारे सारी क्वेश्चन प्रोफाइल ऑलमोस्ट कवर हो चुकी है। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन की वैरायटी यहाँ पर करवा दी है। अब आप ट्राई करना नंबर ऑफ आइसोमर्स फाइंड करने के क्वेश्चंस आप करेंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपका इस प्रोफाइल पर होल्ड उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्शंस में आपको ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं। The question is which of the following compound is optically inactive। अब आप ध्यान देना, हमें इस पे चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड इनएक्टिव है। और देखो एक्टिव इनएक्टिव के लिए हमने डिस्कस किया है COS एंड POS। तो चेक करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। ध्यान देना, देखो फर्स्ट कंपाउंड में अगर बात की जाए तो अगर आप फर्स्ट कंपाउंड में इस sp3 कार्बन को, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस sp3 कार्बन को कट करें और अगर इस sp3 कार्बन के साथ साथ, जैसे कि आप याद करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने के कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं, टेक्निक्स हमने डिस्कस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल के sp3 एटम को कट करते हैं तो उससे अटैच्ड 4 यूनिट्स में आप मैक्सिमम 2 यूनिट्स कट कर सकते हैं अपनी चॉइस की। तो फिर तो मैं इस sp3 कार्बन के साथ साथ, ध्यान देना, इस sp3 कार्बन के साथ साथ मैं फ्लोरीन और हाइड्रोजन को भी कट कर दूंगा। और इन दोनों को अगर मैंने कट कर दिया तो ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब ये दोनों यूनिट्स, रिमेनिंग 2 यूनिट्स विल बी सेम। और रिमेनिंग 2 यूनिट्स अगर सेम है तो फिर तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अगर मैं बात करूं तो इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है अलोंग कार्बन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। इस कार्बन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, आप सोचिए वेज एंड डैश है ना, तो फ्लोरीन आउटसाइड और H इनसाइड है। मैं फ्लोरीन, कार्बन और H को इस तरह से कट कर दूंगा तो ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा। और ये समझ में आ रहा है कि जब मैं इस कार्बन के साथ फ्लोरीन और हाइड्रोजन को कट करने की बात कर रहा हूं तो ये फ्लोरीन हाइड्रोजन किस तरह से, क्या ऐसे? नो, फ्लोरीन आउटसाइड और H इनसाइड है, मतलब ये ऐसे हैं। और अगर ये ऐसे हैं, फ्लोरीन आउटसाइड है वेज और H इनसाइड है डैश। और अगर मैंने इसको ऐसे कट किया तो पहले फ्लोरीन कट हुआ, H कट हुआ और फिर कार्बन कट हो जाएगा और ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज हो जाएगा। तो फिर तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जरा ध्यान देना, बात करते हैं सेकंड कंपाउंड की। देखो सेकंड कंपाउंड की अगर बात की जाए तो यहां पर आपको फिशर प्रेडिक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है और इस कंपाउंड को आपको चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अब इसमें आपको मतलब सिमेट्री एलिमेंट चेक करना है। देखो आप एक बात ध्यान देना, ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है, ये कंपाउंड अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें इस कार्बन की 3 यूनिट, ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन की 3 यूनिट्स
H मिथाइल और क्लोरीन, और इस कार्बन की 3 यूनिट्स H मिथाइल और क्लोरीन, ये 3 यूनिट्स और ये 3 यूनिट्स आप देखिए सेम है। अब एक बात समझना यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को समझिए आप अच्छे से। मान लो अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये कार्बन, और इससे ये 3 यूनिट्स बॉन्डेड है मिथाइल H एंड क्लोरीन, और ये दूसरा कार्बन है कायरल कार्बन जिस पर 3 यूनिट्स है मिथाइल H एंड क्लोरीन। अब जरा देखो, ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड है, ध्यान देना, ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड है, इस कार्बन की ये 3 यूनिट्स और इस कायरल कार्बन की ये 3 यूनिट्स। अब आप ध्यान देना, अगर आपको ये एक मॉलिक्यूल दिया है जिसमें ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड है, और इसकी ये 3 यूनिट्स और इसकी ये 3 यूनिट्स हैं, और ये दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड है, और इस कंडीशन में आपसे पूछा जाए ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, तो हम कह सकते हैं इन दिस केस इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को दोनों कार्बन के बीच में से यहां से कट कर दूं तो ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज होगा, और अगर ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज होगा, मैंने बीच में से इसको कट किया है, तो फिर तो हम कह सकते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अब आप ध्यान देना, जिस मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं उस मॉलिक्यूल में दोनों कायरल कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, और क्या हम बात कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड के अबाउट तो रोटेशन फ्री होता है ना। तो अगर सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री होता है तो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पर अगर ये इस तरह से रोटेट हो जाए, याद करो इस तरह के रोटेशन से हमें जो अरेंजमेंट्स मिलते हैं उन्हीं को तो कन्फर्मर्स कहते हैं ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो फ्रंट वाला कार्बन बैक साइड वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में ये रोटेट हो जाए, और अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, तो अब आप देखो, अगर इस तरह से आपसे पूछा जाए और इसी कंडीशन में अगर आप चेक करोगे तो फिर तो हम कह सकते हैं कि अब तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि यहां से अगर मैंने कट किया तो इसमें थंब यहां पर आ रहा है और इसका थंब डाउन साइड जा रहा है, तो मिरर इमेज नहीं आ रहे। मिरर इमेज तो इस कंडीशन में होंगे, मिरर इमेज तो इस कंडीशन में होंगे। तो इस कंडीशन में अगर आपको इसको रोटेट करके ऐसे दे दिया जाए, मतलब रोटेशन के बाद में अगर एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि अब इस कंडीशन में आप कंपाउंड को क्या कहेंगे, एक्टिव या इनएक्टिव, तो अब इसको देख कर तो ऐसा लग रहा है कि इसमें COS and PS एब्सेंट है, तो फिर तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो फिर तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि इस कंडीशन में दोनों कायरल कार्बन के बीच में से अगर मैं मॉलिक्यूल को कट करता हूं तो ये पार्ट इस पार्ट का मिरर इमेज है, उस केस में इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो फिर तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। एंड कंपाउंड हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन, कंपाउंड हैविंग मोर देन वन कायरल कार्बन विद सिमेट्री एलिमेंट इज कॉल्ड मीसो आइसोमर, तो फिर तो ये कंपाउंड हो जाएगा मीसो। और अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन फ्री है, तो फिर तो अगर रोटेशन से ये मॉलिक्यूल इस तरह से हमें मिल जाए और इस कंडीशन में अब हम कह रहे हैं कि इसमें COS and PS एब्सेंट है, और एब्सेंट है तो फिर तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो अगर एक्टिव होना चाहिए तो या तो ये डेक्स्ट्रो को रिप्रेजेंट करना है या लीवो को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर ये डेक्स्ट्रो या लीवो को रिप्रेजेंट करेगा तो फिर तो प्रॉब्लम ये हो गई कि पहले ये मीजो था, रोटेशन के बाद में तो फिर ये डेक्स्ट्रो लीवो बन गया। तो क्या मीजो डेक्स्ट्रो लीवो आपस में इंटरकन्वर्टिबल होते हैं क्या? तो इंटरकन्वर्टिबल तो नहीं होते। ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मेजो डेक्स्ट्रो एंड लीवो जो है वो इटसेल्फ इंटरकन्वर्टिबल नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन है फिर अब करें क्या? इस केस में इनएक्टिव कंपाउंड मीजो, इस केस में लग रहा है एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डेक्स्ट्रो एंड लीवो, और हम ये कह रहे हैं कि कन्वर्टिबल तो नहीं होते हैं। बात समझना, देखो अगर यहां पर इस अरेंजमेंट में, ध्यान देना, इस अरेंजमेंट में अगर मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग इस कंपाउंड को इनएक्टिव बोल रहा हूं, और अगर मैं इसका कोई दूसरा अरेंजमेंट ले रहा हूं और वहां पर अगर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट मिल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको एक्टिव बोल रहा हूं। तो एक्चुअल में अब हम कहें क्या ये कहें कि ये इनएक्टिव है, या ये कहें कि ये एक्टिव है, या ये कहें कि कभी एक्टिव कभी इनएक्टिव है? वास्तव में आप ध्यान देना, ऐसे अगर आप फ्री रोटेशन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट की बात करोगे, ऐसे अगर आप फ्री रोटेशन के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट की बात करोगे, तो ऐसे तो इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स इस कंपाउंड के बन सकते हैं, और उन्हीं इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स को ही तो हम कन्फर्मर्स कहते हैं ना। तो ध्यान देना, ऐसे केस में फिर ये एक स्टेटमेंट हम दे सकते हैं कि अगर इस तरह से इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स कंपाउंड के पॉसिबल हैं, और अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंपाउंड एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उसके लिए स्टेटमेंट में ये देना चाहूंगा कि आपको ये चेक करना होगा कि उन इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स में से, ध्यान दीजिएगा, उन इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स में से अगर एक भी अरेंजमेंट आपको ऐसा मिल जाए जिसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है, तो दैट कंपाउंड विल बी कंसीडर्ड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर आपको इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स में से, ऐसे तो इस कंपाउंड के हर एंगल पर आप रोटेशन लेते जाओ, आपको हर एक नया अरेंजमेंट मिलता जाएगा, ऐसे तो इस कंपाउंड के इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। इन्हीं इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स को बोलते हैं कन्फर्मर्स। और ध्यान देना, इन इनफाइनाइट कन्फर्मर्स में से अगर एक भी कन्फर्मर आपको ऐसा मिल जाए
जिसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम इस कंपाउंड को ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि इन इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स में से, अब आप ध्यान देना, इन इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स में से मेरे पास एक अरेंजमेंट तो ऐसा अवेलेबल है जिसमें मैं कह सकता हूं कि सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। समझ में आ रहा कौन सा? आप सोचिए, अगर मैं उन इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स में से ये वाला अरेंजमेंट ले लूं जिसमें थंब के सामने थंब आ जाए, ध्यान देना, इन इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स में से अगर मैं ये अरेंजमेंट ले लूं जिसमें थंब के सामने थंब आ जाए, तो फिर तो फिंगर्स भी आपस में मैच कर रही है, फिर तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा और इस कन्फर्मर के अकॉर्डिंग ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ये मैं आपसे कह रहा हूं कि इनफाइनाइट कन्फर्मर्स में से अगर एक भी कन्फर्मर आपको ऐसा मिल जाए जिसमें आपको सिमेट्री एलिमेंट मिला तो हम उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। आप ध्यान देना, क्योंकि देखो, अगर आप इसमें ऐसा समझ रहे हैं, ध्यान देना, अगर आप ये कह रहे हैं, अब सुनिएगा इस बात को अच्छे से, अगर हम बात कर रहे हैं कि इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये इनएक्टिव है और अगर मैंने यहां पर रोटेशन की बात की और ये रोटेशन अगर मैं ले रहा हूं कि अगर मुझे सॉल्यूशन में ये मॉलिक्यूल मिले तो ये मॉलिक्यूल तो एक्टिविटी शो करेगा, फिर तो ये एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इसमें तो COS एंड POS एब्सेंट है। तो मैं कहूंगा कि अगर सॉल्यूशन में आप इस कन्फर्मर के होने की बात कर रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूं, अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन से कन्फर्मर मिल सकता है तो ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से भी तो कन्फर्मर मिल सकता है ना। तो अगर मैं इस रोटेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में इस कन्फर्मर की बात कर रहा हूं तो फिर तो सॉल्यूशन में इस कन्फर्मर के साथ साथ मुझे इस कन्फर्मर के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी तो होगी ना। और जरा ध्यान देना, ये कन्फर्मर आप इसको ऐसे समझ लो कि इस केस में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब मैं अगर इसका क्लॉकवाइज अल्फा डिग्री एंगल पर रोटेशन लूं तो उस केस में मैंने कहा भाई COS एंड POS एब्सेंट है, ये तो एक्टिव हो गया। तो अब मैं कहना चाह रहा हूं कि सॉल्यूशन में अगर मुझे ये कन्फर्मर मिलता है बाय द रोटेशन ऑफ दिस कार्बन बाय अल्फा डिग्री एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी इस बात की भी है कि मुझे वो भी कन्फर्मर मिले जिसमें ये अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर जाए। और आप सोचिए, अल्फा डिग्री क्लॉकवाइज और अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वाले जो कन्फर्मर्स होंगे दे विल बी मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और अगर वो मिरर इमेज होंगे तो फिर तो अगर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में डेक्स्ट्रो नेचर शो करेगा तो अल्फा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने से जो मॉलिक्यूल मुझे मिलेगा वो डेक्स्ट्रो लिवो को नेचर के रिस्पेक्ट में कौन सा कैटेगरी शो करेगा? लीवो, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है। तो ये अगर डेक्स्ट्रो हुआ तो ये लीवो होगा। और अगर सॉल्यूशन में डेक्स्ट्रो लिवो दोनों टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो गए तो उस बेसिस पे भी तो हम कह सकते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो दोनों कंडीशंस हैं, या तो आप इसको ऐसा समझ लो कि अगर हमारे पास इस तरह से रोटेशन से डिफरेंट अरेंजमेंट्स मिल रहे हैं और ऐसे अगर इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं और फ्री रोटेशन से मिलने वाले इन्हीं इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स को बोलते हैं कन्फर्मर्स। तो इन इनफाइनाइट कन्फर्मर्स में से आप ध्यान रखिएगा, एक भी कन्फर्मर अगर आपको ऐसा मिल जाए जिसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। क्योंकि इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो इसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है। कैसे चेक करूंगा? बस आप इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स में से मैंने कहा, अब समझना बात को, मैंने आपसे कहा कि इनफाइनाइट अरेंजमेंट्स में से एक भी अरेंजमेंट अगर आपको ऐसा मिल जाए जिसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो हम उसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। तो क्वेश्चन है, सर ऐसे क्या इनफाइनाइट अरेंजमेंट चेक करने बैठेंगे? इनफाइनाइट अरेंजमेंट क्यों? आप तो सोच लो कि जितने भी अरेंजमेंट्स हैं, क्या मैं कह सकता हूं मुझे सिमेट्री एलिमेंट मिल जाए वो तो तभी हो सकता है जब मैं उस अरेंजमेंट की बात करूं जिसमें थंब, ये वाला थंब, राइट हैंड का जो थंब है वो लेफ्ट हैंड वाले थंब के सामने आ जाए। क्योंकि अगर थंब के सामने आ गया और फिंगर्स भी मैच कर गई तो फिर हम कह देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि इस केस में सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होगा। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन में बाकी कन्फर्मर्स भी तो होंगे, तो बिल्कुल सही बात है, बाकी कन्फर्मर्स भी होंगे। तो बाकी कन्फर्मर्स में मैं कह सकता हूं कि अगर ये कन्फर्मर हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन से तो उतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला कन्फर्मर भी तो सॉल्यूशन में होगा ना। तो फिर तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है और डेक्स्ट्रो नेचर का है तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये इसका मिरर इमेज होगा, तो ये लीवो नेचर का होगा अगर ये डेक्स्ट्रो का हुआ और डेक्स्ट्रो लीवो दोनों प्रेजेंट हुए तब भी सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि अगर हम कंपाउंड के कन्फर्मर्स की बात करें, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स की बात करें और उसके अकॉर्डिंग अगर मैं उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो उन इनफाइनाइट कन्फर्मर्स में से एक भी कन्फर्मर अगर ऐसा मिल जाए जिसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ही माना जाएगा। हाँ, अगर आप कहते हैं कि ऐसा एक भी अरेंजमेंट नहीं है तो ठीक है, फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड में फिर तो मैं आपसे कहूंगा कि अब आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या इस कंपाउंड का कोई भी कन्फर्मर ऐसा है क्या जिसमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट हो। कैसे चेक करें? आप ध्यान देना, ये 3 यूनिट और ये 3 यूनिट मैंने कहा सेम है। क्या मैं कह सकता हूं अगर 3 यूनिट और ये 3 यूनिट सेम होगी तभी तो ऐसे अरेंजमेंट की हम बात कर सकते हैं जिसमें हमें सिमेट्री एलिमेंट मिल जाए।
अगर आप सोचिए इन 3 यूनिट और इन 3 यूनिट में डिफरेंस हो, अगर ये कंपाउंड अनसिमेट्रिकल हो, तो फिर तो आप इनफाइनाइट अरेंजमेंट को देखे भी नहीं कह सकते हैं कि उसमें तो सिमेट्री एलिमेंट आ ही नहीं सकता, क्योंकि याद करो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का तो मीजो बनता ही नहीं है ना। मीजो तो तभी बनेगा जब ये 3 यूनिट और ये 3 यूनिट सेम हो, और सेम होने के साथ साथ सिमेट्री एलिमेंट भी आए। तो अब जरा ध्यान देना, यहां पर हम कह सकते हैं कि अब इस कंपाउंड के लिए आप ऐसा करो, इस कार्बन के लिए ये मिथाइल ग्रुप एक हाथ का थंब मान लो, और इस कार्बन के लिए दूसरा मिथाइल ग्रुप दूसरे हाथ का थंब मान लो। मैंने आपसे क्या कहा, आप तो बस उस अरेंजमेंट के बारे में सोचिए जिसमें ये थंब इस थंब के सामने आ जाए। ऐसे में अगर फिंगर्स भी मैच कर गई तो फिर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो बस आप तो ऐसा करो, इन 3 में से किसी भी एक यूनिट को थंब मान लो। मैंने ऐसा किया, मिथाइल को थंब मान लिया। अब मुझे करना क्या है, मेरा टारगेट ये ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए इस थंब के सामने इस थंब को लेकर आना है, इसके सामने ये मिथाइल ग्रुप लाना है, और उसके लिए अब मैं चेंज अप्लाई कर रहा हूं। और इस कार्बन के लिए अगर हम चेंज अप्लाई करें तो ध्यान देना, इस कार्बन के लिए मैं इस यूनिट को तो कर रहा हूं फिक्स, और इन 3 को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं तो अब जो न्यू फिशर मुझे मिलेगा वो न्यू फिशर मुझे ये मिलेगा, जिसमें मिथाइल ग्रुप यहां पर होगा, ये H यहां पर आ जाएगा और क्लोरीन यहां पर। और अब जरा ध्यान देना, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो फिर तो हम कह देंगे इट विल बी मीसो आइसोमर, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या समझ में आया ये? तो वास्तव में आप देखो, इसको देख करके तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें COSPS एब्सेंट है। वो वही बात है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये कन्फर्मर दिया हुआ था कि बेटा चेक करके बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है। तो अब आप एकदम स्मार्टली क्या करोगे कि अच्छा सर आपने ये कन्फर्मर दिया है, तो हम ऐसा करते हैं, इसके लिए पॉसिबल इनफाइनाइट कन्फर्मर्स में से वो कन्फर्मर चेक करते हैं जिसमें इस थंब के सामने ये थंब आ जाए। और जब हमने थंब को थंब के सामने हम लेकर आए तो हमें फिंगर्स भी मैच मिल गई, और इस केस में हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला। तो हमने कह दिया कि भाई जो कंपाउंड आपने दिया दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो बस ऐसा समझ लो, ये 2 कार्बन है, दोनों कायरल कार्बन, उसको मैंने ऐसे घुमा दिया और घुमाने के बाद मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो ये सेकंड कंपाउंड। अब बात करते हैं थर्ड कंपाउंड की। देखो, थर्ड कंपाउंड एक स्पेशल कंपाउंड है, और इस स्पेशल कंपाउंड में स्पेशलिटी क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, उस बात को हमें समझना होगा। अगर बात की जाए कंपाउंड थर्ड की, तो जरा ध्यान देना, यहां पर जो नाइट्रोजन एटम इसका सेंट्रल एटम है, उस नाइट्रोजन एटम के अगर आप 4 यूनिट्स को चेक करोगे तो 1 इज H, सेकंड इज मिथाइल, थर्ड इज ड्यूटेरियम एंड फोर्थ इज लोन पेयर। और इन 4 यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, 1 इज लोन पेयर, सेकंड इज H, थर्ड इज मिथाइल, फोर्थ इज ड्यूटेरियम, तो चारों ही यूनिट्स डिफरेंट है। तो फिर तो हम कह सकते हैं दिस नाइट्रोजन इज सिमिलर टू कायरल कार्बन। कायरल कार्बन sp3 कार्बन होता है जिसकी 4 यूनिट्स डिफरेंट होती है, तो हम कह सकते हैं ये नाइट्रोजन सिमिलर टू कायरल कार्बन sp3 नाइट्रोजन है जिसकी 4 यूनिट्स डिफरेंट है। और अगर ये कायरल नाइट्रोजन यहां पर प्रेजेंट है सिमिलर टू कायरल कार्बन, तो फिर तो एक कायरल कार्बन वाले कंपाउंड जैसे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वैसे ये एक कायरल वाला नाइट्रोजन ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो COS and POS एब्सेंट होना चाहिए, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान देना, ये कंपाउंड हमें मिलता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलता है। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल है, इस बात को समझना अच्छे से। इसी के साथ में मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को फिनिश करूंगा। देखो, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इसका ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का रीजन है इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू फ्लिपिंग। इस कंपाउंड के ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का रीजन है फ्लिपिंग। अब यहां पर 2 बात हमें समझनी होगी कि फ्लिपिंग क्या होती है, कौन से कंपाउंड्स में फ्लिपिंग होती है, और फ्लिपिंग की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बना क्यों। ध्यान दीजिएगा, देखो फ्लिपिंग क्या होती है और किन कंपाउंड्स में ये हमें मिलती है, इस बात को पहले मैं डिस्कस करता हूं, फिर हम बात करते हैं ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ड्यू टू फ्लिपिंग। ध्यान दीजिएगा, फ्लिपिंग इज ऑब्जर्व्ड इन दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव compounds having atom which is
ध्यान देना, ऐसे कंपाउंड्स में आपको फ्लिपिंग मिलेगी जिन कंपाउंड्स में ऐसा एटम प्रेजेंट हो विच इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट। ऐसा एटम कंपाउंड में प्रेजेंट होना चाहिए जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होना चाहिए। सेकेंड, it should be sp3 hybridized। Third, having one lone pair, इसमें एक lone pair भी होना चाहिए। And fourth, which is member of open chain। अगर किसी कंपाउंड में ऐसा एटम प्रेजेंट हो जो इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करता हो। एटम के लिए 4 कंडीशंस क्या है? इफ अ कंपाउंड इज हैविंग प्रेजेंस ऑफ एन एटम विच इज सेकेंड पीरियड एलिमेंट, फर्स्ट कंडीशन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सेकेंड कंडीशन। हैविंग वन लोन पेयर, थर्ड कंडीशन। एंड मेंबर ऑफ ओपन चेन, मतलब ये रिंग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए एटम, इट शुड बी आउटसाइड द रिंग। अगर किसी कंपाउंड में ऐसा कोई एटम प्रेजेंट है जो इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करता है तो दैट कंपाउंड विल अंडरगो फ्लिपिंग। ऐसे कंपाउंड में हमें फ्लिपिंग मिलेगी। अब आप ध्यान देना, देखो जैसे इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं, जैसे इस कंपाउंड की अगर बात की जाए तो आप कह सकते हैं दिस कंपाउंड विल अंडरगो फ्लिपिंग सिंस इट इज हैविंग नाइट्रोजन। ध्यान देना, सिंस इट इज हैविंग नाइट्रोजन दैट कैन फुलफिल ऑल ऑफ दीज 4 कंडीशंस। देखो यहां पर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, क्या मैं कह सकता हूं इट इज सेकंड पीरियड एलिमेंट, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, 1 लोन पेयर एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इट इज हैविंग 1 लोन पेयर, इसमें एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है और साथ में आप कह सकते हैं इट इज मेंबर ऑफ ओपन चेन। ये ओपन चेन में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड एक ऐसे एटम की प्रेजेंस रखता है जो इन 4 कंडीशंस को फुलफिल करता है। इस बेसिस पर आप कह सकते हैं कि इस कंपाउंड में फ्लिपिंग होगी। अब अगर कंपाउंड में फ्लिपिंग होगी तो फ्लिपिंग में एग्जैक्टली होगा क्या, आप ध्यान दीजिएगा। देखो ये यहां पर कंडीशन है, इट इज लाइक H D एंड मिथाइल एंड दिस इज सपोज लोन पेयर। क्या मैं कह सकता हूं ऐसे कंपाउंड का शेप जो होता है वो पिरामिडल शेप होता है। आपने पढ़ा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जनरली हम बात करते हैं, इन जनरल हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल, लेकिन यहां पर डिस्टॉर्टेड होगा क्योंकि इस लोन पेयर का इन बॉन्ड पेयर्स के लिए रिपल्शन होगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि यहां पर शेप हमें कैसा मिलेगा, पिरामिडल शेप। आप ध्यान दीजिएगा इसका शेप यहां पर पिरामिडल है, राइट। अब यहां पर अगर मैं इन 3 यूनिट्स की बात करूं H D और मिथाइल, और अगर मैं इन यूनिट्स के मूवमेंट की बात करता हूं, अगर मैं इन यूनिट्स के मूवमेंट की बात करता हूं तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या इन यूनिट्स के मूवमेंट में, जैसे मान लो दीज यूनिट्स आर रिपेलिंग ईच अदर, तो अगर इन यूनिट्स के बीच में रिपल्शन होता है जिसको हम स्टेरिक रिपल्शन बोलते हैं, तो अगर यूनिट्स के बीच में रिपल्शन है तो रिपल्शन से क्या होगा, दीज यूनिट्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ऐसे इस तरह से अवे मूव करेगी। तो मेरा क्वेश्चन है कि इन यूनिट्स के अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो क्या इन यूनिट्स के मूवमेंट में कोई बैरियर काम कर रहा है क्या ऐसा कोई बैरियर है, क्या ऐसा कोई फोर्स है जो इन यूनिट्स के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हो? तो आप कह सकते हैं हाँ एक बैरियर तो है। देखो जैसे ही यूनिट्स मूव करेंगी दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल कम क्लोज टू दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे ही ये सिग्मा बॉन्ड्स इस तरह से मूव करेंगे यूनिट्स के साथ में, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के क्लोज आएगा, और जैसे ही क्लोज आएगा तो इस लोन पेयर और सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और आप कह सकते हैं ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होगा यहां पर एक बैरियर का काम करेगा जो इन यूनिट्स के मूवमेंट को रोकने की कोशिश करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसको बिल्कुल आप ऐसा समझ लो जैसे हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो देखो जब हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो ऑल्दो वी से दैट 2 एटम्स बॉन्डेड थ्रू सिंगल बॉन्ड विल हैव फ्री रोटेशन, हालांकि हम ऐसा बोलते हैं कि 2 एटम्स अगर सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है तो वहां पर रोटेशन फ्री होगा। क्या रोटेशन फ्री होने का मतलब हम ये मान लें कि वहां पर रोटेशन के अगेंस्ट बैरियर 0 है? तो आंसर है नो।
वास्तव में यहां भी रोटेशन के अगेंस्ट बैरियर तो काम करता है, मतलब रोटेशन के अगेंस्ट बैरियर तो है, जीरो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो बैरियर इतना स्मॉल होता है कि मॉलिक्यूलर एनर्जी इज सफिशिएंट टू क्रॉस दैट एनर्जी बैरियर, दैट्स व्हाई रोटेशन बिकम्स फ्री। क्योंकि वास्तव में अगर बात की जाए तो यहां पर भी रोटेशन में बैरियर तो है, ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूं इस मिथाइल ग्रुप, इस इथेन मॉलिक्यूल की, ध्यान देना, अगर मैं यहां पर एक इथेन मॉलिक्यूल की बात करूं तो हम कहते हैं ये रोटेशन फ्री है। एक कार्बन का दूसरे कार्बन के अबाउट रोटेशन फ्री है, C1 कार्बन का C2 कार्बन के अबाउट रोटेशन फ्री है। तो रोटेशन फ्री होने का मतलब क्या यहां पर एनर्जी बैरियर इस रोटेशन के अगेंस्ट जीरो है क्या? आंसर है जीरो नहीं है। आप कह सकते हैं दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, या आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर एनर्जी इज सफिशिएंट टू क्रॉस दैट एनर्जी बैरियर। तो एनर्जी बैरियर तो यहां भी काम कर रहा है। देखो, एक एटम का, एक C1 कार्बन की यूनिट का C2 कार्बन की यूनिट के बीच में रिपल्शन होगा। हालांकि हमने ये डिस्कस किया हमेशा कि रिपल्शन बिटवीन हाइड्रोजन्स इज कंसीडर्ड टू बी नेग्लिजिबल। देखो, आप दो यूनिट्स के बीच में रिपल्शन नेग्लिजिबल कह सकते हैं, लेकिन जीरो तो नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं दो हाइड्रोजन्स के बीच में रिपल्शन नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, कंसीडरेबल नहीं है, बट जीरो नहीं है, कुछ तो है। एंड रिपल्शन बिटवीन यूनिट्स इज कॉल्ड स्टेरिक स्ट्रेन, इट इंड्यूसेस स्टेरिक स्ट्रेन। और दूसरा देखो, इस CH बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इस CH बॉन्ड का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में भी रिपल्शन होता है। दिस रिपल्शन इंड्यूसेस टॉर्शनल स्ट्रेन। इन रिपल्शंस के बीच में, इन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्शन होता है, इस रिपल्शन से जो स्ट्रेन इंड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। और यही SS और TS, मतलब स्टेरिक स्ट्रेन और टॉर्शनल स्ट्रेन जो है, यहां पर बैरियर का काम करता है अगेंस्ट फ्री रोटेशन। लेकिन हम ये बात करते हैं कि ये टॉर्शनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन इतना कम होता है कि मॉलिक्यूलर एनर्जी इज सफिशिएंट टू क्रॉस दैट एनर्जी बैरियर, दैट्स व्हाई दिस रोटेशन बिकम्स फ्री। और इसी बेसिस पर हम बात करते हैं कि यहां पर ये रोटेशन फ्री होता है। अब जरा ध्यान देना, कुछ इसी के कंपेरेबल में यहां पर बात करना चाह रहा हूं कि अगर मैंने ये कहा कि इन यूनिट्स के मूवमेंट में क्या कोई बैरियर है, तो बैरियर तो है। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो रिपल्शन है, दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन विल एक्ट एज एन एनर्जी बैरियर अगेंस्ट दिस मूवमेंट ऑफ यूनिट्स। लेकिन जिन मॉलिक्यूल में ऐसा एटम प्रेजेंट होता है जो इन फोर कंडीशंस को फुलफिल करता है, आप कह सकते हैं प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, और इसीलिए इन यूनिट्स का हमें कंटिन्यू मूवमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। ध्यान देना, यहां पर मैंने कहा कि ये यूनिट्स का रोटेशन आपको कंटिन्यूस मिलता रहेगा। जैसे ऐसा समझ लो, ये नाइट्रोजन है, ये इसका D, ये इसका H और ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये यूनिट्स इस तरह से कंटिन्यूसली मूव करती रहेंगी। हालांकि आप कह सकते हैं कि जैसे ये H और D यूनिट्स और मिथाइल यूनिट्स इस तरह से मूव करेंगी, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा। रिपेल तो करेगा, ये रिपल्शन तो है, लेकिन इस रिपल्शन के अगेंस्ट जो एनर्जी चाहिए, मतलब इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो ऐसे मॉलिक्यूल्स में उतनी एनर्जी सफिशिएंट अवेलेबल होती है कि वो इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बैरियर को क्रॉस कर जाए। और इसीलिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का बैरियर क्रॉस होने की वजह से यहां पर यूनिट्स इस तरह से कंटिन्यूअसली मूव करने लगती है, एंड दिस मूवमेंट ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड फ्लिपिंग इन द मॉलिक्यूल। इसी को हम मॉलिक्यूल में फ्लिपिंग बोलते हैं। बिल्कुल आप ऐसा समझ लो, जैसे बर्ड्स की अगर बात की जाए तो बर्ड्स में वो इस तरह से अपने जो विंग्स होते हैं, वो पंख होते हैं, वो पंख को इस तरह से वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। बस ऐसा ही यूनिट्स का मूवमेंट आपको इस मॉलिक्यूल में मिलता रहेगा। अब मैंने आपसे कहा कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन तो है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन तो है, वो बैरियर तो है, लेकिन उस बैरियर को जो मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाएगा उसी में आपको यूनिट्स का मूवमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस कर पाएगा? वही तो मैंने आपको बताया, वो मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस कर पाएगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। और अब आप ध्यान देना, देखो अगर हम बात करें कि इस मॉलिक्यूल में ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो यहां पर हमें यूनिट्स का इस तरह से मूवमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो होगा, उस रिपल्शन को, उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो इस मॉलिक्यूल के पास अवेलेबल है, तो फिर तो इन यूनिट्स का मूवमेंट हमें इस तरह से मिलना स्टार्ट होगा। अब आप सोचिए, अगर यूनिट्स इस तरह से उस रिपल्शन के अगेंस्ट
उस बैरियर के अगेंस्ट, उस बैरियर को क्रॉस करके यूनिट्स अगर इस तरह से मूव करेंगी तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब तीनों ही यूनिट्स प्लेन में आ चुकी होंगी। क्या बात समझ में आ रही है? H, मिथाइल और D, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब तीनों यूनिट क्या हो चुकी होंगी, प्लेन में आ चुकी होंगी। और आप सोचिए जब तीनों यूनिट्स प्लेन में आ चुकी होंगी उस टाइम पर फॉर द टाइम बीइंग इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो चुका होगा। फॉर द टाइम बीइंग व्हेन ऑल द 3 यूनिट्स आर इन द प्लेन ऑफ नाइट्रोजन, इन दैट केस दिस नाइट्रोजन फॉर द टाइम बीइंग विल बिकम sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बात समझना, अगर ये यूनिट्स इस तरह से मूव करेंगी तो मूव करते 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 एक स्टेज ऐसी आएगी जब तीनों ही यूनिट्स प्लेन में आ चुकी होंगी। और उस केस में हम बात करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, जब तीनों ही यूनिट्स प्लेन में आ चुकी हैं उस कंडीशन में आप कह सकते हैं उस कंडीशन में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो फॉर द टाइमिंग चेंज हो चुका होगा। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुका होगा, sp2। ये नाइट्रोजन अब बन चुका होगा यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये नाइट्रोजन अब यहां पर बन चुका है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दिस नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्योंकि इस केस में मैं कहना चाह रहा हूं कि मॉलिक्यूल का शेप क्या हो चुका है, प्लेनर हो चुका है। ध्यान देना, यहां पर आप कह सकते हैं शेप इज पिरामिडल, लेकिन इस केस में शेप क्या हो चुका है, प्लेनर। और अब जरा ध्यान देना, अगर ये कंडीशन है तो फिर तो हम कह सकते हैं इस केस में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ध्यान देना ये जो लोन पेयर है वो कौन से ऑर्बिटल में होगा, sp3 ऑर्बिटल में। लेकिन इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा, ध्यान देना इस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो किस ऑर्बिटल में आ चुका होगा, वो आ चुका होगा p ऑर्बिटल में। अब जो लोन पेयर है वो किस ऑर्बिटल में आ चुका होगा, p ऑर्बिटल में आ चुका होगा। ये लोन पेयर अब p ऑर्बिटल में आ चुका है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो फॉर द टाइम बीइंग एक स्टेज ऐसी आएगी जब नाइट्रोजन की तीनों ही यूनिट्स एक प्लेन में आ चुकी होंगी, ये मॉलिक्यूल प्लेनर बन चुका होगा। उस कंडीशन में फॉर द टाइम बीइंग इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और उस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि लोन पेयर जो होगा वो p ऑर्बिटल में होगा। मतलब आप देखो, अभी आपके पास इनिशियली ये कंडीशन है और इसमें मैं कहना चाह रहा हूं कि ये तो हो गया आपके पास D, H और मिथाइल, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसमें वो लोन पेयर प्रेजेंट है। जैसे यूनिट्स इस तरह से मूव करना स्टार्ट करेंगे, इन यूनिट्स के मूवमेंट के साथ साथ ये कंडीशन आएगी, मतलब तीनों यूनिट प्लेन में आ चुके होंगे। और उस केस में ये जो sp3 ऑर्बिटल था जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट था वो अब क्या बन चुका है, p ऑर्बिटल बन चुका है। और अब लोन पेयर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब आप ध्यान देना, इस नाइट्रोजन में फिर से जब यूनिट्स का मूवमेंट होगा, मतलब फिर से ये जब पिरामिडल शेप एक्वायर करेगा, तो ध्यान देना अब इसमें पिरामिडल शेप एक्वायर करने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि यूनिट्स मूव करके प्लेन में आ चुकी हैं, तो मेरा क्वेश्चन है कि अब ये यूनिट्स वापस पिरामिडल शेप एक्वायर करने के लिए कैसे मूव करेंगी। तो यहां से इस स्टेज से हम कह सकते हैं दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो तीनों ही यूनिट्स डाउनवर्ड मूव कर सकती हैं या तीनों ही यूनिट्स अपवर्ड्स भी मूव कर सकती हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आप समझना, इस तरह से यूनिट्स मूव करते 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 जब प्लेन में आ चुकी होंगी और शेप जब प्लेनर हो चुका होगा, तो यहां पर अब दो स्टेज है, या तो पिरामिडल शेप एक्वायर करने के लिए वापस यूनिट्स का मूवमेंट डाउनवर्ड हो, या फिर पिरामिडल शेप एक्वायर करने के लिए वापस यूनिट्स का मूवमेंट अपवर्ड हो। और क्या मैं कह सकता हूं, अपवर्ड और डाउनवर्ड जाने की जो प्रोबेबिलिटी है और जो पॉसिबिलिटी है वो सेम होगी। क्योंकि अब यहां पर अगर हम बात करें तो जो लोन पेयर है वो किस में आ चुका है, p ऑर्बिटल में आ चुका है। p ऑर्बिटल में आ चुका है मतलब ये लोग और ये लोग, इस तरह से लोग बनेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप कह सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड 50% यहां पर होगा, 50% यहां पर होगा। तो फिर तो अगर बात की जाए, सुनिएगा बात को, ये तीन यूनिट्स अगर डाउनवर्ड मूव करती हैं तो वापस ये मॉलिक्यूल पिरामिडल शेप में ऐसा आ जाएगा। लेकिन अगर ये तीन यूनिट्स अपवर्ड मूव करती हैं तो फिर तो पिरामिडल शेप ऐसा बन जाएगा। और पॉसिबिलिटीज तो दोनों ही हैं। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहां से वापस मॉलिक्यूल जब पिरामिडल शेप में आएगा तो तीनों ही यूनिट्स वापस इसमें डाउनवर्ड मूव करके ये वाला शेप एक्वायर कर सकती हैं। लेकिन ये तीन यूनिट्स अपवर्ड मूव करके ये शेप भी एक्वायर कर सकती हैं। और अगर वो शेप एक्वायर हुआ तो फिर तो आप ध्यान देना, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमें ये कंडीशन मिलेगी, दिस इज H, दिस इज D, दिस इज मिथाइल ग्रुप,
थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। चलिए ये मॉलिक्यूल हमने ले लिया। अब हमने कहा भाई यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के अगेंस्ट जो एनर्जी है, जो बैरियर है, उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो इस मॉलिक्यूल के पास अवेलेबल है। तो यूनिट्स इस तरह से मूव कर रही। तो एक स्टेज ऐसी है जब ये यूनिट्स तीनों प्लेन में आ चुकी है, मतलब वो कंडीशन हमारे पास कौन सी होगी, जिसमें मॉलिक्यूल कैसा हो चुका होगा, प्लेनर हो चुका होगा। और इस केस में हम कह सकते हैं कि अब ये नाइट्रोजन बन चुका है sp2, ये नाइट्रोजन अब sp2 बन चुका है, शेप यहां पर आ चुका है प्लेनर। और इस केस में आप कह सकते हैं अब इसका जो लोन पेयर है वो लोन पेयर अब कौन से ऑर्बिटल में होगा, p ऑर्बिटल में होगा। अब इसका लोन पेयर जो होगा वो p ऑर्बिटल में होगा। और यहां से अब मैं बात कर रहा हूं कि ये तो इनिशियल कंडीशन थी ये वाली, जिसमें तीनों यूनिट्स हो गई, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट है। लेकिन जैसे यूनिट्स का मूवमेंट हुआ, इस यूनिट्स के मूवमेंट के साथ साथ ये वाली कंडीशन आ गई जहां पर तीनों यूनिट्स प्लेन में आ चुकी है, प्लेनर, और अब जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में। और अब मैं कह रहा हूं कि वापस ये मॉलिक्यूल जब पिरामिडल शेप एक्वायर करेगा तो एक तो इसके पास ये ऑप्शन है कि तीनों यूनिट्स डाउनवर्ड मूव कर जाए इस तरह से और वापस ये मॉलिक्यूल आपको ऐसा मिल जाए। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये तीनों यूनिट्स जो हैं वो डाउनवर्ड ना करके अपवर्ड मूव कर जाए और आपको ये वाला मॉलिक्यूल मिल जाए, जिसमें अब हम बात कर सकते हैं कि दिस इज नाउ H, this is D, this is methyl, and again lone pair is now present in sp3 ऑर्बिटल। फिर से लोन पेयर sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, फिर से ये नाइट्रोजन हमें मिल चुका है sp3, और फिर से यहां पर शेप क्या आ चुका है, पिरामिडल शेप आ चुका है। तो ये आपके पास कंडीशन है। देखो अगर मैं बात करूं तो इनिशियल कंडीशन, ध्यान देना, इनिशियल कंडीशन मेरे पास ये वाली है। जब यूनिट्स इस तरह से मूव करेंगे तो एक इन बिटवीन कंडीशन मेरे पास प्लेनर वाली शेप वाली ये कंडीशन आएगी। और यहां से मैंने कहा कि यूनिट्स डाउनवर्ड भी मूव कर सकती है या फिर अपवर्ड्स भी मूव कर सकती है। अगर यहां से पिरामिडल शेप एक्वायर करने के लिए यूनिट्स डाउनवर्ड मूव की तो वापस ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा, लेकिन अगर अपवर्ड्स मूव की तो ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस पिरामिडल शेप में जब फ्लिपिंग हुई इस मॉलिक्यूल में प्लेनर शेप आया, और अब इस प्लेनर शेप से दो पॉसिबिलिटीज हैं कि मॉलिक्यूल में यूनिट्स डाउनवर्ड मूव कर सकती है, मॉलिक्यूल में यूनिट्स अपवर्ड मूव कर सकती है। ये दो कंडीशंस मैंने यहाँ पर इन दोनों के लिए। और ध्यान देना, अब जरा सोचिए, अगर मॉलिक्यूल में फ्लिपिंग होगी तो जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ध्यान देना, जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस प्लेनर शेप वाली कंडीशन पर होंगे, सुनिएगा इस बात को, यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि जब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस प्लेनर शेप वाली कंडीशन पर होंगे तो आप बता सकते हैं कितने इसमें ऐसे होंगे जिसमें यूनिट्स डाउनवर्ड मूव करेंगी और कितने मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें यूनिट्स अपवर्ड मूव करेंगी। क्या मैं कह सकता हूं वो तो प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहां से n/2 मॉलिक्यूल अगर इस वाले पिरामिडल शेप को एक्वायर करेंगे तो n/2 मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होंगे जो इस वाले पिरामिडल शेप में चले जाएंगे। और अब जरा ध्यान देना, अगर दोनों का इस तरह से n/2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो फिर तो हम कह सकते हैं कि यहां पर एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि 50% ये मॉलिक्यूल होंगे और 50% ये मॉलिक्यूल होंगे। और अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इन जो दो मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इन दो मॉलिक्यूल की जो मैं बात कर रहा हूं जो हमें मिक्सचर के फॉर्म में मिल चुके हैं, इक्विलिब्रियम में मिल चुके हैं, क्या मैं कह सकता हूं दीज मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये दो मॉलिक्यूल तो आपस में मिरर इमेज बन चुके हैं। आप सोचिए, आपने ये इस तरह के n मॉलिक्यूल्स की, और ये n मॉलिक्यूल जब फ्लिप होकर के इस प्लेनर वाली स्टेज में आए तो मैंने कहा कि अब पॉसिबिलिटी दोनों है, n/2 मॉलिक्यूल इसमें चले जाएं, n/2 मॉलिक्यूल इसमें चले जाएं। जरा इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक मिरर इमेजिन करें तो ये तो आपस में मिरर इमेज हो गया ना। मतलब आपके पास क्या आ चुका है,
इन दोनों मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर आ चुका है। आप ध्यान देना, यहां पर आप कह सकते हैं कि हमें क्या मिल चुका है, इक्विमोलिकुलर मिक्सचर ऑफ these mirror images। अब हमें यहां पर क्या मिल चुका है, हमें इन मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर मिल चुका है। और अब मैं कह सकता हूं कि इस कंडीशन में इस नाइट्रोजन को सिमिलर टू कायरल कार्बन, अगर मैं एक कायरल नाइट्रोजन कंसीडर करूं और इस बेसिस पर अगर मैं बात करूं कि इसमें COS एंड POS एब्सेंट है, और COS एंड POS अगर एब्सेंट है तो फिर तो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, अगर इस कंडीशन में आप कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, तो सॉल्यूशन में अगर ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा तो सॉल्यूशन में इसका मिरर इमेज मॉलिक्यूल भी तो प्रेजेंट होगा ना, क्योंकि फ्लिपिंग की वजह से आप कह सकते हैं ये मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज के साथ में इक्विलिब्रियम में रहेगा। और अगर दोनों प्रेजेंट हो गए तो फिर तो हम कह सकते हैं ये तो एक तरह से क्या हो गया, रेसिमिक मिक्सचर जैसा हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? ये एक तरह से क्या हो गया, इट इज लाइक रेसिमिक मिक्सचर। ये एक तरह से यहां पर बन चुका है हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर। और क्या मैं कह सकता हूं, अगर दोनों का इक्विलिब्रियम सेट हो चुका है मिक्सचर में, अगर हमारे पास दोनों मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं तो फिर तो मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स विल बैलेंस द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अगर एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीव होगा, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को बैलेंस कर देंगे, तो फिर तो ये मिक्सचर हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसे ही मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। अब एक पॉइंट आता है कि ठीक है, अगर रेसिमिक मिक्सचर बन चुका है तो कोई बात नहीं, रेसिमिक मिक्सचर में तो हम डेक्स्ट्रो लीवो को अलग अलग कर सकते हैं, तो इनको अलग अलग कर दो। देखो अलग अलग इसको नहीं कर पाओगे, ये एक ऐसा रेसिमिक मिक्सचर है जिसको अलग अलग नहीं कर पाओगे। आप सोचिए, अगर मैं n/2 मॉलिक्यूल में से किसी भी एक फॉर्म को अलग कर दूं, मान लो मैंने इन n/2 मॉलिक्यूल्स को अलग कर दिया, तो यहां तो फ्लिपिंग है ना, फ्लिपिंग से क्या होगा, जो बचे हुए ये n/2 मॉलिक्यूल है फिर फ्लिपिंग होकर के वापस इक्विलिब्रियम सेट होगा, फिर उसके 50% मॉलिक्यूल इस पे चले जाएंगे और वापस आपके पास फिर मिक्सचर आ जाएगा, फिर से वो क्या बन जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर। मतलब आप कह सकते हैं कि ये रेसिमिक मिक्सचर तो है, लेकिन ये कैसा रेसिमिक मिक्सचर बन चुका है, आप कह सकते हैं इट इज नॉन रिजॉल्वेबल रेसिमिक मिक्सचर। ये कैसा रेसिमिक मिक्सचर बन चुका है, नॉन रिजॉल्वेबल, जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दो फॉर्म्स आपस में इंटरकन्वर्टिबल है रूम टेम्परेचर पर थ्रू फ्लिपिंग। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आप कह सकते हैं फ्लिपिंग की वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू फ्लिपिंग देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड विद इट्स मिरर इमेज इन एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। एक हमारे पास एक ऐसा डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ रहा है जिसमें दोनों फॉर्म्स आपस में इंटरकन्वर्टिबल है फ्लिपिंग के थ्रू। और इस मिक्सचर में अगर हमारे पास दोनों का इक्विमोलिकुलर मिक्सचर है तो इक्विमोलिकुलर मिक्सचर विल बिहेव लाइक रेसिमिक मिक्सचर। और ये एक ऐसा रेसिमिक मिक्सचर है जिनमें आप दोनों फॉर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने किसी भी एक फॉर्म को सेपरेट किया तो बचे हुए फॉर्म में फिर से फ्लिपिंग होगी, तो वापस वही डायनेमिक इक्विलिब्रियम के थ्रू वापस वैसा ही मिक्सचर आपको मिल जाएगा। मतलब ये एक तरह से फ्लिपिंग की वजह से आप कह सकते हैं नॉन रिजॉल्वेबल रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। और इसी वजह से हम बात करते हैं कि सच टाइप ऑफ कंपाउंड व्हिच कैन अंडरगो फ्लिपिंग विल शो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी। ये कारण है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सो दिस कंपाउंड इज आल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अल्टीमेटली तीनों ही कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। आप कह सकते हैं आंसर इज ऑल। क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो आंसर है ऑल। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस केस में भी हमने कहा भाई ये कंपाउंड तो बिल्कुल वैसे कि घुमा करके आप देखो, थंब के सामने जब थंब आ जाए और दोनों फिंगर्स भी अगर मैच कर जाए तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इस कंपाउंड का ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का रीजन मैंने आपको क्लियर किया, एक्सप्लेन किया फ्लिपिंग के थ्रू। तो ऑल द कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस तरह से हमने आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को यहां पर फिनिश कर दिया है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1।